नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर PSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आज मैं आपको BA पार्ट फर्स्ट के छठे अध्याय अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार अंत अनुशासनात्मक उपागम के विकास और उसकी अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। राजनीति विज्ञान के इतिहास में विभिन्न रूपों में अंत अनुशासनात्मक अध्ययन की एक लंबी परंपरा रही है। इस संपूर्ण परंपरा में अंत अनुशासनात्मक अध्ययन से संबंधित तीन प्रमुख दृष्टिकोण दिख पड़ते हैं: परंपरावादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तीसरा है अनुभववादी या अनुभविक दृष्टिकोण। अनुभविक दृष्टिकोण, परंपरावादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण। प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में यह परंपरा रही है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों एवं शास्त्रों की अध्ययन पद्धतियों, तथ्यों, उपलब्धियों, निष्कर्षों को अपनाया जाए। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के साथ ही जीव विज्ञान के तथ्यों और उपलब्धियों की मदद ली थी। मध्ययुगीन राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में धर्मशास्त्र एवं नीति शास्त्र की मदद प्राप्त की। आधुनिक युग में हीगल ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में दर्शन शास्त्र की पद्धति एवं तथ्यों को स्वीकारा है और ऑस्टिन ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में विधि शास्त्र के सिद्धांतों को स्वीकारा है। शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न शास्त्रों से मदद ली गई, किंतु सर्वाधिक मदद दर्शन शास्त्र एवं इतिहास से प्राप्त की गई। दर्शन शास्त्र और इसके सहायक के रूप में धर्मशास्त्र ने राजनीति विज्ञान की मूल्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति की और इतिहास ने इससे के वर्णनात्मक पक्ष को स्वीकार किया। मध्य युग के अंत के साथ ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अर्थशास्त्र एवं विधि शास्त्र से पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने का प्रचलन बढ़ा। परंपरावादी दृष्टिकोण मूलतः उस युग से संबंधित है जबकि विभिन्न समाज विज्ञानों का अलग अलग विकास नहीं हुआ था, अपितु संपूर्ण मानवीय ज्ञान को एक संगठित इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता था। अतः आधुनिक तकनीकी अर्थ में परंपरावादी दृष्टिकोण को हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण नहीं कह सकते। दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु इतिहास संबंधी दर्शन है, जो वास्तव में इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या है। उसकी इस व्याख्या में आर्थिक उत्पादन की प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आर्थिक उत्पादन की प्रणाली ही किसी युग की राजनीति, अर्थ, दर्शन, कानून, समाज, नैतिकता, संस्कृति आदि को तय करती है। इस प्रकार आर्थिक उत्पादन की प्रणाली ऐसा आधार है जिस पर राजनीति, अर्थ, दर्शन आदि का ढांचा विकसित होता है और स्थिर भी रहता है। मार्क्स का मत है कि जब भी आर्थिक उत्पादन की प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन होता है तो इसके ऊपर खड़े संपूर्ण ढांचे में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ही मानव समाज के इतिहास की विशिष्ट अवस्थाओं का पतन एवं निर्माण होता है। मार्क्स मानता है कि इतिहास में उत्पादन की प्रणालियों में लगातार सुधार हुआ है, अतः उसने मानव समाज के प्रसंग में इतिहास की भूमिका को प्रगतिशील बताया है। इतिहास बिखरी हुई घटनाओं का ढेर नहीं है। आर्थिक उत्पादन की प्रणालियां इसे क्रमबद्धता, प्रगतिशीलता एवं एकता प्रदान करती हैं। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक इतिहास को ऐसा आधारभूत विषय मानता है जो राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून शास्त्र, नीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र में घनिष्ठता एवं एकता स्थापित करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण परंपरावादी दृष्टिकोण की तुलना में अधिक विकसित है, किंतु आनुभविक विद्वानों की दृष्टि से इसमें कुछ अपूर्णताएं हैं। जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण मुख्यतः केवल एक विषय भौतिकवादी अर्थशास्त्र को महत्व देता है और राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों को इसके अधीन मानता है। उसका मत है कि सभी प्रकार के राजनीतिक सामाजिक अध्ययन में केवल भौतिकवादी अर्थशास्त्र की भूमिका ही निर्णायक और महत्वपूर्ण है, और जब राजनीति विज्ञान सहित
अन्य सामाजिक विज्ञान इसके प्रसंग में अध्ययन करते हैं तो उनके निष्कर्ष सारपूर्ण व विश्वसनीय होते हैं। अनुभववादियों की दृष्टि से मार्क्सवादी दृष्टिकोण यथार्थवादी अध्ययन को स्वीकारता है, किंतु इसका एक भाग मूल्यों को अधिक महत्व भी देता है। मार्क्सवाद की भविष्य के साम्यवादी समाज की अवधारणा न केवल काल्पनिक है अपितु मूल्य प्रधान भी है। इस प्रकार अनुभववादियों की दृष्टि से मार्क्सवादी दृष्टिकोण की दो कमियां हैं। अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों पर भौतिकवादी अर्थशास्त्र को निर्णायक महत्व देना, दूसरा इसके अध्ययन के कुछ अंशों का मूल्य प्रधान होना। आनुभाविक दृष्टिकोण तीसरा। आनुभाविक दृष्टिकोण 20वीं सदी का दृष्टिकोण है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद के रूप में मान्यता मिली है। यह दृष्टिकोण मानता है कि मानव का संपूर्ण सामाजिक जीवन एवं संगठित इकाई के एक इकाई है और विभिन्न सामाजिक पक्षों का एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग स्थापना की गई है तो इसका कारण यह नहीं है कि वास्तव में वे अपनी प्रकृति से परस्पर भिन्न हैं, अपितु इसका मूल कारण सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का विशिष्ट अध्ययन करने की आकांक्षा रही है। इस दृष्टि से ही अतीत में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग स्थापना को मात्र अध्ययन सुविधा की दृष्टि से उचित माना गया है, किंतु वास्तव में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में घनिष्ठ संबंध है और एक आधारभूत एकता है। अतः सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में भी परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है और उनके बीच एक आधारभूत एकता भी होती है। आनुभाविक दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार विशेषकर राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के बीच संबंधों की घनिष्ठता एवं आधारभूत एकता देखी जा सकती है। वे इन सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन विधि, तर्क, प्रतिमानों आदि की समानता पर बल देते हैं। उनके अनुसार इन सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि को समान रूप में अपनाया जाता है। इन सामाजिक विज्ञानों में समान तर्क लागू किए जाते हैं, जैसे परिमाणन, आगमन, निगमन, व्युत्पत्ति तथा अन्य सत्यापनीय तर्क। इनके प्रतिमान भी समान हैं, जिन्हें व्याख्या के प्रतिमान कहा जाता है। आनुभाविक दृष्टिकोण के रूप में दिख पड़ते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण तथा उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की दो मान्यताएं हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों एवं तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए तथा इसका संपूर्ण अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि सामाजिक विज्ञान है। अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों एवं तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना उचित है, किंतु व्यवहारवादियों से उनका मतभेद मुख्यतः इस विचार पर है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों का स्थान क्या होना चाहिए। व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि अध्ययन मूल्य सापेक्ष ही होना चाहिए। यद्यपि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के परंपरावादी दृष्टिकोण तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण की तुलना में आनुभाविक दृष्टिकोण पर्याप्त विकसित एवं मान्य है, तो भी इसकी कुछ कमियां हैं। आनुभाववादी राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति एवं तर्क, तकनीकी प्रतिमान की समानता पर जोर देकर वास्तव में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक ही सामाजिक विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं, जिसे व्यवहार में उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान अन्यों के समान होकर भी अपनी कुछ विशिष्टता या भिन्नता रखता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान अपनी सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए एक ही जैसी वैज्ञानिक पद्धति पर अत्यधिक बल देना भी उचित नहीं है। वस्तुतः विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को अपनी विशिष्टता और अनुभव के अनुसार विभिन्न अध्ययन पद्धतियों और तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम के विकास या अवधारणाओं को तीन रूप में बांट लेंगे: परंपरावादी, दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण और तीसरा है अनुभववादी आनुभाविक। तो परंपरावादी तो जो कि मूल्यों पर ज़्यादा आधारित हैं,
मार्क्सवादी इसमें आर्थिक तत्व को ही या आर्थिक उत्पादन की प्रणाली को ही प्रमुख मानता है, अन्य चीज़ों की अवहेलना करता है, जबकि अनुभववादी दृष्टिकोण ही उचित प्रतीत होता है। ये एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में दिखाई पड़ता है। व्यवहारवाद में जो कमियां थी, उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने उन कमियों को दूर कर दिया और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया है, अन्य पद्धतियों को विकसित किया है। इस प्रकार से यह अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।